Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this video we will cover important judgments of January 2022. देखिए, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. सेकेंड पार्ट में हमारी जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बच गई होंगी हम उनको कवर करेंगे. फर्स्ट जजमेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज भदर राम वर्सेस जस्साराम. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और अगर कोरम की बात की जाए तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना की जजमेंट है. आपकी स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना रहे. ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जजमेंट क्या कहती है? द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन रिलेशन टू हिज ओरिजिनल स्टेट ऑफ विच ही इज परमानेंट और एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कैन नॉट बी डीम्ड टू बी सो इन रिलेशन टू एनी अदर स्टेट ऑन हिज माइग्रेशन टू दैट स्टेट. इस जजमेंट में क्या कहा गया? सबसे पहले इस जजमेंट के कोर सेक्शन की बात करते हैं जो इस जजमेंट में बताया गया है. दैट इज सेक्शन 42 ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट. अब ये सेक्शन क्या बात करता है कि कोई भी पर्सन जो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो क्या नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा या फिर गिफ्ट नहीं देगा अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को जो किसी और कम्युनिटी का है. दिस इज सेक्शन 42 ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट. अब इस केस की बात की जाए तो यहां पर एक पर्सन है जो बिलोंग करते हैं पंजाब को, लेकिन उनकी कम्युनिटी क्या है? वो एससी कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं. उन्होंने लैंड परचेज कर ली किसी ऐसे पर्सन से जो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे इन राजस्थान. अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते. आप क्योंकि बिलोंग करते हो किसी और स्टेट को, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी तो एससी कम्युनिटी का हूं तो मुझे तो ये जो सेक्शन है मेरे पे भी अप्लाई होता है. नहीं, ये आप पे अप्लाई नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो. अगर आप राजस्थान को ही बिलोंग करते हो और आप एससी कम्युनिटी के हो तब तो आप पे ये सेक्शन अप्लाई होता, लेकिन आप क्या हो? किसी और स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, तो इसलिए ये सेक्शन आप पर अप्लाई नहीं होगा और आप इसी वजह से लैंड परचेज नहीं कर सकते यहां पर राजस्थान में. ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी जजमेंट बात करती है. सेकंड जजमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज राम रतन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस NV रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस हीमा कोहली की जजमेंट है. आपकी स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस हीमा कोहली रहे. देखिए, जब आपको इमेज शो की जाती है ना तो इसका सोल पर्पस क्या रहता है? ताकि आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहें और आपको जजेस भी बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे. देखिए, अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये जजमेंट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रॉबरी अंडर द IPC. रॉबरी की बात की गई है. रॉबरी क्लैरिफाई किया गया है कि 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको क्लैरिफाई करने हैं इस जजमेंट में. अब रॉबरी की बात करें तो रॉबरी किस सेक्शन में आती है? हमारा सेक्शन 390 ऑफ IPC रॉबरी के बारे में बात करता है. ठीक है, अब इसका फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो देख लेते हैं. द जजमेंट नोट्स दैट इन ऑर्डर टू मीट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 397 ऑफ IPC, फर्स्ट it is not necessary for the offender to have literally used the weapon for the purpose it serves. Even showcasing the same to create fear in the mind of the victim would be sufficient. अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे पहले हमें क्या पॉइंटर लेना है? दैट इज सेक्शन 397. व्हाट इज सेक्शन 397? सेक्शन 397 बात करता है in case of robbery or dacoity if you are attempting to cause grievous hurt or death. ये हमारा सेक्शन 397 बात करता है. अब यहां पर क्या कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन है जिसने एक बंदूक होल्ड की हुई है. अब वो बंदूक अगर होल्ड की हुई है तो जरूरी ही नहीं है कि वो फायर करेगा तो सेक्शन 397 अप्लाई करेगा. अब उन्होंने होल्ड की है बंदूक और अगले पर्सन जिनके खिलाफ उन्होंने बंदूक होल्ड किया है उनको तो डर है, उनके माइंड में ये फियर बैठ गया कि ये पर्सन तो मुझे मार ही देगा. दिस fear is sufficient to attract section 397 of IPC. ये यहां पर कहा गया है. ठीक है, अगर कोई पर्सन रॉबरी करने गया और उसने कोई बंदूक रखी हुई है, सेकंड पर्सन के माइंड में ये बात बन गई कि ये पर्सन तो मुझे मार देगा, बस ये सिनेरियो क्रिएट हो गया और यहां पर सेक्शन 397 अप्लाई हो जाता है. फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा ये बात करता है. नेक्स्ट हमारा क्या बात करता है? सेक्शन 397 डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू
all co-accused unless a charge under section 34 of IPC is specifically raised. Only the person who actually uses a deadly weapon can be framed for the usage of the same. अब इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं. देखिए यहां पर A, B, C, D हैं. अब ये चारों लोग यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन B के पास क्या है, बंदूक है, और इन्होंने यहां पर पर्सन है हमारे ई पर्सन रख लेते हैं, ई पर्सन पे बंदूक इन्होंने तानी हुई है. अब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि ए, सी और डी भी सेक्शन 397 को अट्रैक्ट करते हैं. नहीं, क्योंकि होल्ड किसने किया है बंदूक को, बी किया है. जब तक स्पेसिफिकली सेक्शन 34 इन सब पे अप्लाई नहीं होगा तब तक ये सेक्शन दैट इज सेक्शन 397 भी सब पे अप्लाई नहीं होगा. सिर्फ उस पर्सन पे अप्लाई होगा जिन्होंने बंदूक को होल्ड किया हुआ है. ठीक है. एंड व्हाट इज सेक्शन 34? 34 इज द कॉमन इंटेंशन. तो ये जजमेंट ये बात करती है. दो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने दिए हुए हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर वेपन को फायर कर दिया तभी सेक्शन 397 अप्लाई होगा. अगर होल्ड भी किया है और माइंड में फियर आ चुका है तो क्या होगा, सेक्शन 397 अप्लाई होगा. सेकंड कि कॉल सारे के सारे को एक्यूज्ड पे ये एकदम से अप्लाई नहीं हो जाएगा जब तक सेक्शन 34 वहां पर अप्लाई नहीं होता. ये हमारी जजमेंट बात करती है. आई होप आपको ये जजमेंट बिल्कुल समझ में आ गई होगी. चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. दैट इज गया बाई दिगंबरपुरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस A.M. खनविलकर एंड ऑनरेबल जस्टिस C.T. रवि कुमार की जजमेंट आपके सामने. ऑनरेबल जस्टिस A.M. खनविलकर एंड ऑनरेबल जस्टिस C.T. रवि कुमार रहे. देखिए अब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जजमेंट क्या कहती है. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that if a person is deprived of possession of his property on account of acquisition of land, he should be paid compensation immediately. If the same is not paid to him forthwith, he would be entitled to interest on the compensation amount from the date of taking possession of the land till the date of payment, the court said. इस जजमेंट में क्या कहा गया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है तो आपको कॉम्पनसेशन इमीडिएटली मिलना चाहिए, और अगर कॉम्पनसेशन इमीडिएटली भी नहीं मिला तो कम से कम आपको इंटरेस्ट तो देना ही है. आप इंटरेस्ट के बिल्कुल हकदार हैं. और इंटरेस्ट कब से कब तक मिलेगा, जिस तारीख से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की है और जब तक आपको पेमेंट नहीं मिली तब तक ये टाइम पीरियड जो होगा इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, ये जजमेंट बात करती है. देखिए अगर नॉर्मल सिनेरियोज में देखा जाए तो कुछ लोग पर्सन खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं जब उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है. खुश क्यों होते हैं, क्योंकि कॉम्पनसेशन बहुत ज़्यादा मिलता है जब गवर्नमेंट एक्वायर करती है प्रॉपर्टी को. तो जजमेंट यही बात करती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है तो कॉम्पनसेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा, और अगर इमीडिएटली नहीं मिलता बाई चांस तो इंटरेस्ट आपको कब से कब तक मिलेगा, जब आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है और जब पेमेंट आपको नहीं मिलती तब तक आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन और इंटरेस्ट आपको जरूर मिलेगा. नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए. दैट इज जसदीप सिंह जस्सू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल एंड ऑनरेबल जस्टिस M.M. सुंदरेश की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बात करती है, अ मेयर कॉमन इंटेंशन पर से मे नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 ऑफ IPC विदाउट एन एक्शन इन फर्दरेंस. सिर्फ अगर कॉमन इंटेंशन है और विदाउट एन एक्शन इन फर्दरेंस नहीं है तो सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा. ये जजमेंट बात करती है. व्हाट इज सेक्शन 34? सेक्शन 34 इज कॉमन इंटेंशन. बेयर एक्ट लैंग्वेज की बात की जाए तो क्या कहता है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन. ये जजमेंट ये हमारा सेक्शन 34 बात करता है, कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है. अब इस जजमेंट के बारे में बात की जाए तो ये जजमेंट क्या कहती है कि कॉमन इंटेंशन अकेला ही सफिशिएंट नहीं है सेक्शन 34 को अप्लाई करने में, फर्दरेंस होनी चाहिए. अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं. यहां पर हमारे 3 फ्रेंड्स हैं. इन 3 फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया डी पर्सन के साथ कॉलेज में, मान लीजिए. अब इन तीनों ने क्या सोचा कि डी पर्सन को के साथ तो हमें लड़ाई करनी है बढ़िया से. ठीक है, तो ये एक स्पॉट पे गए और उन्होंने डी को पकड़ लिया और यहां पर इन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया. ठीक है, मारपीट हुई. सिर्फ इतना सा ही, जो पहले ये मीटिंग करके आए थे उसमें यही डिसाइड हुआ था कि सिर्फ मारपीट करेंगे, तो मारपीट हुई. लेकिन जब मारपीट स्टार्ट हुई अब डी भी तो अपने आप को बचाएगा और इन डिफेंस उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को.
मारना। अब यहां पर क्या हुआ, बी पर्सन ने एकदम से अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और डी पर मार दिया। अब इस सिनेरियो में क्या ए और सी जो हैं हमारे, वो भी कॉमन इंटेंशन के हकदार होंगे? क्या उन्होंने बी के साथ ये डिस्कस करके आए थे कि हम उसको चाकू भी मार देंगे? देखिए, अगर ये डिसाइड करके आए थे कि हम उसको, अगर डी थोड़ा सा भी डिफेंसिव हुआ तब हम उसको चाकू मार देंगे, तब तो ये तीनों कॉमन इंटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर बी ने एकदम से उस सिचुएशन में आकर बी ने क्या किया, डी को चाकू मार दिया, तो यहां पर ए और सी कॉमन इंटेंशन में नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज उनका इंटेंशन मारना नहीं था, जान से मारना नहीं था। ठीक है, ये यहां पर ऑब्जर्वेशन कही गई है इस जजमेंट में कि जब तक आपका फर्दरेंस नहीं होगा, यहां पर कोई एक्ट नहीं किया ए एंड सी ने, किस रिगार्डिंग, चाकू से मारने के रिगार्डिंग। अगर यहां पर देखिए, ये कॉमन इंटेंशन की बात है, बहुत ही वाइड कंसेप्ट है ये कॉमन इंटेंशन। अगर यहां पर मीटिंग ऑफ माइंड हो जाती इन स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब अगर बी चाकू निकालता और ए को देखता और सी को देखता, और जब वो देख रहा है ए और सी ने सिर्फ इतना कर दिया और हां कर दिया, तब भी क्या होगा, ए और सी हकदार होंगे अंडर कॉमन इंटेंशन, उनको कॉमन इंटेंशन यहां पर अप्लाई होगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला, उनको ये भी नहीं पता था कि बी के पास चाकू है, तो यहां पर वो कॉमन इंटेंशन मतलब सेक्शन 34 अप्लाई नहीं करेंगे। बिकॉज यहां पर क्या नहीं है, फर्दरेंस नहीं है। यहां पर ए और सी ने क्या नहीं किया, कोई एड नहीं दी, कोई असिस्ट नहीं किया, कोई डिस्टिंक्टिव एक्ट नहीं किया फॉर मर्डरिंग द डी। तो यहां पर ये जो जजमेंट है, ये पूरा का पूरा ये कंसेप्ट की बात करती है, फर्दरेंस की बात करती है। फर्दरेंस इस जजमेंट में बताया भी क्या है, गया है कि क्या कहता है, फर्दरेंस इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एड और असिस्टेंस इन प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट इन फ्यूचर, दस इट हैज टू बी कंस्ट्रूड एज एन एडवांसमेंट और प्रमोशन। की फर्दरेंस क्या इंडिकेट करता है, एग्जिस्टिंग ऑफ एड और असिस्टेंस इन प्रोड्यूसिंग एंड इफेक्ट इन फ्यूचर, कि आपने कोई एड किया, आपने कोई असिस्ट किया और फ्यूचर में उस चीज का कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है। यहां पर ए और सी कुछ एड कर देते कि हाँ मार, हाँ चाकू निकाल, तो यहां पर ये लोग तो आ जाते सेक्शन 34 के अंडर, बट उनको पता ही नहीं था कि चाकू है, तो यहां पर ये सेक्शन अप्लाई इन पर नहीं होगा। राइट, ये जजमेंट ये बात करती है। आई होप आपको ये जो बेसिक पॉइंट है इस सेक्शन का, वो आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 34 इज वेरी वाइड कंसेप्ट, इसको अगर समझना हो तो इसमें ही काफी समय भी लग जाता है। देखिए, अगर फर्दरेंस की बात करी जाए तो ये पहले सेक्शन में नहीं था। देयर वॉज अ जजमेंट दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गोरा चंद गोपा, 1866 की जजमेंट है। इस जजमेंट के अंडर फर्दरेंस की बात हुई थी और इसी वजह से 1870 में क्या कर दिया गया, अमेंडमेंट लाई गई और फर्दरेंस वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, आई होप इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज मन्नोलाल जसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की जजमेंट है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना रहे। ये जजमेंट क्या बात करती है कि द सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड दैट द ग्रेविटी एंड नेचर ऑफ ऑफेंसेस एलिज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड आर रेलेवेंट कंसीडरेशंस व्हाइल कंसीडरिंग हिज बेल एप्लीकेशन, कि अगर बेल एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाता है तो तब क्या देखना चाहिए, नेचर ऑफ द ऑफेंस और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखना चाहिए। कोई आपके पास एक्यूज्ड बेल मांगने आ गया तो आप क्या देखोगे पहले, कि उसने ऑफेंस किस तरह से किया है और इस ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है। और ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो देखने पड़ेंगे जब आप बेल देते हो। एंड व्हाट आर दोस कंसीडरेशंस, दैट इज फर्स्ट पॉइंटर हमारा क्या कहता है, नेचर ऑफ सीरियसनेस ऑफेंस, की ऑफेंस का कितना सीरियसनेस है। सेकंड, करेक्टर ऑफ द एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस व्हिच आर पेक्युलर टू द एक्यूज्ड। थर्ड, लाइकलीहुड ऑफ द एक्यूज्ड फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, की जस्टिस से कैसे फ्ली कर सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज इम्पैक्ट दैट हिज रिलीज में मेक ऑन द प्रोसिक्यूशन विटनेस, इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, कि अगर उसको रिलीज कर दिया एक्यूज तो इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कहीं फिर से वापस जाकर ये जो एक्यूज है वो ऑफेंसेस स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट, लाइकलीहुड ऑफ हिज टेम्परिंग। तो दीज आर ऑल द कंडीशंस जो हमें देखनी पड़ेंगी जब बेल दी जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू
हाई कोर्ट. दिस वॉज द जजमेंट. नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए, दैट इज रिहाना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अनदर्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की जजमेंट है. देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी रहे. ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो ये जजमेंट क्या कहती है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड दैट अ हाई कोर्ट्स डिसीजन टू अलाउ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू प्रोसीड फॉर ऑफेंसेस under section 494 and 495 of the IPC which deal with bigamy is despite the family court's finding that the wife did not have her subsisting prior marriage would constitute an abuse of the process. इस जजमेंट में पॉइंटर्स क्या पकड़ने हैं, सबसे पहले दैट इज सेक्शन 494 एंड 495. 494 अपना बात करता है बाइगेमी के बारे में कि दैट इफ योर स्पाउस इज लिविंग, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जिंदा हैं, आप क्या कर लेते हो, दूसरी शादी कर लेते हो, तो ये आप क्या ऑफेंस कर रहे हो, बाइगेमी का ऑफेंस कर रहे हो. एंड सेकंड 495 क्या बात करता है कि आप इस फैक्टर को कंसील कर रहे हो. किससे कंसील कर रहे हो, अपने सेकंड हस्बैंड या फिर वाइफ से, कि मेरी पहले भी शादी हुई है. ठीक है, दिस इज 495 ऑफ द आईपीसी. अब यहां पर क्या कहा गया इस जजमेंट में कि देखिए ये मामला क्या था, ये मामला फैमिली कोर्ट में आया और देयर वाज एक एलिगेशन इस मामले में क्या थी कि जो बी हैं, ए और बी बना लेते हैं, बी क्या कह रहे हैं कि मेरी वाइफ की पहले से शादी हो चुकी है और इन्होंने ये फैक्ट मुझसे कंसील किया. मतलब 494 और 495 यहां पर अप्लाई होता है. जब फैमिली कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई तो फैमिली कोर्ट ने क्या कहा कि इस सिनेरियो में वाइफ ने आपकी शादी नहीं की है पहले और इन पे 494 495 अप्लाई नहीं होता. फैमिली कोर्ट की ये जजमेंट थी. हाई कोर्ट में अब जो वाइफ हैं वो एप्लीकेशन लेकर आई कि प्लीज आप क्या कीजिए, जो मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हस्बैंड ने स्टार्ट करी हैं उनको क्वैश कर दीजिए. दिस वाज द एप्लीकेशन जो वाइफ लेकर आई. अब हाई कोर्ट ने क्या किया, ये एप्लीकेशन उनकी डिसमिस कर दी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रहने दिया, मतलब उनको अलाउ कर दिया. अब जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैमिली कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी थी, जजमेंट दे दी थी कि जो वाइफ हैं उनकी पहले शादी नहीं हुई है, 494 और 495 उन पर अप्लाई नहीं होता, तो हाउ कैन यू अलाउ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर. ये कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज अब्यूज ऑफ लॉ. दिस वाज द होल जजमेंट. यही जजमेंट में कहा गया कि अगर फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कोई दे दी तो आप उस ऑब्जर्वेशन को तो मान नहीं रहे हो और आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलाउ भी कर दिया. तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ लॉ. ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए, दैट इज स्मृति तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की जजमेंट है. ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो ये जजमेंट क्या कहती है, दैट द डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबल विटनेस कंटेन्ड इन क्लॉज 3 ऑफ VWDC, दैट इज वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर स्कीम formulated by the Delhi High Court shall not be limited only to child witnesses who have not attained the age of 18 years and would be expanded to include inter alia the following categories of vulnerable witnesses. ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट में किस स्कीम के बारे में बात की गई है, वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर स्कीम के बारे में बात की गई है. अब देखिए इस जजमेंट के जो रेलेवेंट केस लॉज हैं उनको भी देख लेते हैं. साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बंधु. ये तीनों जजमेंट्स में भी अलग अलग डायरेक्शंस दी गई रिगार्डिंग वल्नरेबल विटनेस और ये भी कहा गया कि वल्नरेबल विटनेसेस के लिए एक डिफरेंट सेंटर्स होने चाहिए जिसमें उनका ट्रायल होगा. ठीक है, अब ये जजमेंट क्या बात करती है कि क्लॉज 3 हमारा VWDC का बात करता है वल्नरेबल विटनेस की डेफिनेशन के बारे में. अब उस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा. उसमें सिर्फ यही नहीं आप अप्लाई कर सकते कि चाइल्ड विटनेस जिसने अभी 18 ईयर्स का नहीं हुआ उसको आप वल्नरेबल विटनेस में डाल रहे हो. ये जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा और उसमें क्या क्या लाना पड़ेगा. एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट रेड विद सेक्शन 273, 327 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 354 ऑफ IPC. जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स
of sexual assault read with section 2D of POCSO Act. Age and gender neutral victims of sexual assault, witnesses suffering from mental illness as defined in section 2S of Mental Health Care Act, any witness deemed to have threat perception under the Witness Protection Scheme 2018 and any speech. अब देखिए यहाँ पर जो रेप विक्टिम है, बच्चे हैं, उनकी बात तो की गई है, बल्कि एक और बात की गई है कि जो भी पर्सन किससे सफर कर रहा है, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, एनी स्पीच और हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल और पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसेबिलिटी हु इज कंसीडर्ड टू बी वल्नरेबल विटनेस बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, उनको भी वल्नरेबल विटनेस कंसीडर किया जाएगा। कोई भी डिसेबिलिटी से सफर करते हैं, हियरिंग या फिर एनी स्पीच उनकी क्या है, इंपेयर्ड है। नेक्स्ट, एनी अदर विटनेस डीम टू बी वल्नरेबल बाय द कोर्ट कंसर्न। ये सारी बातें की गई कि हमारे वल्नरेबल विटनेस की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सपैंड कीजिए और ये सारी बातें भी उसमें इंक्लूड कीजिए। दिस वाज द जजमेंट। द नेम ऑफ द जजमेंट इज सुमृति तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, ये हमारी आज जजमेंट्स पूरी की पूरी कवर हो गई। आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने अच्छे से समझी होंगी, आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच गाइज।